स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए अभी किस प्रोग्राम को शुरू किया है। तो आंसर होगा विद्या प्रवेश प्रोग्राम। एक्चुअली में अभी 29 जुलाई 2021 को नई राष्ट्र शिक्षा नीति को मंजूरी मिले पूरे एक साल हो गए हैं और इसी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो बड़े ऐलान किए हैं। पहला तो यह कि गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी और उसके लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया है उसका नाम याद रखना, विद्या प्रवेश प्रोग्राम। और दूसरा ऐलान यह किया उन्होंने कि इंजीनियरिंग को अब इंग्लिश में ही नहीं बल्कि 11 भारतीय भाषाओं में भी पढ़ाया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को भी शुरू किया है और इसका फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो किसी कारण से पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। जैसे कि किसी स्टूडेंट ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसने पहले साल के बाद पढ़ाई छोड़ दी, अब उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर उसने 2 साल पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तीसरे चौथे साल के बाद अगर वो पढ़ाई करता है तो उसको डिग्री तो मिल ही जाएगी। पहले क्या होता था, 4 साल कंप्लीट करेगा तभी उसको डिग्री मिलती थी, बीच में छोड़ के जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और इसी के साथ भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा दिया गया है, मतलब अब आप इसे एक भाषा के तौर पर पढ़ पाओगे। देखो, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो ये पहली बार कब आई थी, 1968 में, दूसरी बार 1986 में आई थी और अभी तीसरी बार सन 2020 में आई है। और 2020 वाली जो ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, ये किस समिति की सिफारिश पे आई है, कस्तूरी रंगन समिति। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो हिमाचल प्रदेश था। इसके अलावा याद रखना कि इसके अंदर कहा गया कि जीडीपी का 6% इस पे खर्च किया जाएगा। कितना? जीडीपी का 6% इस पे खर्च किया जाएगा। और क्लास 5वीं तक स्थानीय या फिर मातृभाषा का उपयोग भी इसमें होगा। और इसमें आपको याद होगा 10+2 के स्थान पर क्या लेकर के आया गया, 5+3+3+4 लेकर के आया गया। ये पैटर्न लेकर के आए। और इसमें आपको याद होगा 10+2 पैटर्न की जगह कौन सा पैटर्न लेके आए थे, 5+3+3+4 पैटर्न लेकर के आए थे। इसका मतलब क्या हो गया, देखो 4 का मतलब हो गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यहां 3 का मतलब हो गया 6ठी 7वीं 8वीं, और इस 3 का मतलब हो गया तीसरी चौथी 5वीं कक्षा, और इस 5 का मतलब हो गया पहली दूसरी कक्षा और उससे पहले की प्री कक्षाएं जिसे आप बोलते हो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, कैसे याद किया था, शिक्षा ही धर्म है, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। तो ये भी आप ध्यान रखना बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए, तो आंसर होगा शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ ये पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं और अभी ये माउंट केटू पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। माउंट केटू ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और इसी का दूसरा नाम या इसी को कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पे शहरोज का नाम याद रखना। बाकी ऋत्विका श्री का नाम याद है क्या आपको, ये आंध्र प्रदेश की हैं
और माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की ये लड़की बनी थी। कितनी उम्र है इनकी? 9 वर्ष। माउंट किलिमंजारो आप जानते हो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और पूछा जाए किस देश में स्थित है? तंजानिया में। और जब हम लोगों ने ये न्यूज पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा, उसके कुछ दिन बाद ही विराट चंद्रा का नाम न्यूज में आया था। ये हैदराबाद के हैं, उम्र है इनकी 7 साल। ये माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने थे। उसके अलावा तसांग यिंग हंग, ये हांगकांग की पर्वतारोही है और महिला श्रेणी में माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। बाकी कामी रीता शेरपा का नाम भी याद होगा आपको, माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा यानी कि 25 बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। और इसी तरह से मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? पुरुष के नाम में तो आप आंसर कर दोगे कामी रीता शेरपा, महिलाओं में पूछा जाएगा तो फिर याद रखना लाखपा शेरपा। 9 बार चढ़ी है वो, मतलब सबसे तेज 9 बार चढ़ने का रिकॉर्ड है लाखपा शेरपा के नाम पे महिलाओं में। एक बलजीत कौर का नाम भी याद रखो, माउंट पुमोरी चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी थी, ये हिमाचल प्रदेश से हैं। और अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई अभी कौन बने थे, तो आंसर होगा झांग होंग, ये चाइना से हैं। और ये ज्यादा पुराने डेटा नहीं बता रहा हूं मैं आपको अभी एक आध महीने पहले ये सारी न्यूज हमने पढ़ी थी, तो ये करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन है। और अगर पुराना डेटा मैं आपको बताना चाहूं, जो कि स्टैटिक आप उसे कहते हो, स्टैटिक क्वेश्चंस कहते हो ना, स्टैटिक जीके, तो ये लो स्टैटिक जीके। प्रश्न आता है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला का नाम बताइए, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। प्रश्न आता है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला का नाम बताइए, तो आंसर होगा अरुणिमा सिन्हा। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी थे, न्यूजीलैंड के थे ये। और उनके साथ जो उनके शेरपा गए थे उनका नाम था तेंजिंग नॉर्गे। और कब चढ़ाई की थी उन्होंने? 29 मई 1953 को। और यही तो कारण है कि हम हर साल 29 मई को माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? याद रखना 8448.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। और तिब्बत में क्या कहते हैं इसको? चोमोलुंगमा कहते हैं। तो ये ध्यान रखें आप, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है, तो आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। अच्छा, पहला प्रश्न तो ये माइंड में आना चाहिए कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और अभी इसे प्रकृति संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन यानी कि बेस्ट मैनेजमेंट के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। किसने दिया ये पुरस्कार? नेट वेस्ट ग्रुप ने, जो कहां का है? स्टॉकहोम का है। और स्टॉकहोम से आपको याद आता होगा 1972 में स्टॉकहोम में ही पहला संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और 1972 में ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना भी हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी केन्या में है। और स्टॉकहोम में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब यहां पे भी प्रश्न बन जाता है, एक नोबेल पुरस्कार कौन सा वाला? शांति का, नोबेल शांति पुरस्कार, पीस पुरस्कार, ये कहां पे दिया जाता है? ये स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, ये याद रखना। बाकी चाहे फिजिक्स का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, ये सारे जितने भी हैं वो आपको दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, लेकिन जो शांति का होता है वो दिया जाता है नॉर्वे, ऑस्लो में। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है एग्जाम में। बाकी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आपको क्या याद आता है? हमने पढ़ा था अभी, भारत के अभी 6 स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, याद है ना आपको? उसमें से एक ये भी था, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो ये ध्यान रखना। बाकी अभी आपको याद होगा भारत का तो 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। अभी इसने TX2 अवार्ड जीता था समय से पहले बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए। वैसे बाघों की संख्या को दुगना करने का टारगेट कब का है? 2022 का है। अभी हमने टाइगर डे मनाया था कब? 29 जुलाई को, जिसमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। ये राजस्थान के ही है। और प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। सबसे ज्यादा टाइगर बात करेंगे तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, 526। और भारत में कितने टाइगर बताए गए थे लास्ट टाइम की डेटा के अनुसार? 2967 टाइगर। ये पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। पढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बरमुडा। बरमुडा ये अटलांटिक महासागर में एक द्वीप देश है। और अभी इसके एक एथलीट हैं जिनका नाम है फ्लोरा डफी।
उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के महिला ट्रायथलॉन में गोल्ड मेडल जीत लिया है और इसी के साथ बरमूडा ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। ये इतना छोटा देश है कि इसकी पॉपुलेशन आपको लगभग मिलेगी 62,000। इसने टोक्यो ओलंपिक में 2 खिलाड़ी भेजे थे, देख लो 2 में से एक तो गोल्ड जीत के ही आ गया। बरमूडा से आपको याद आता होगा बरमूडा ट्रायंगल, ये किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में ही है। और अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि किस देश ने अभी ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड जीता था, तो अभी कल परसों ही हमने पढ़ा था, आंसर होगा फिलीपींस ने। उसके अलावा याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीता था किसने, मोमिजी निशिया ने, ये जापान की हैं, स्केट बोर्डिंग में इन्होंने गोल्ड जीता था और पहली बार इस गेम को शामिल किया गया। अभी टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता था? चाइना की यांग कियान ने, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में। और भारत ने अभी तक टोक्यो ओलंपिक में एक मेडल जीता है, वो भी है सिल्वर। किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम कैटेगरी में, जो कि एक वेट लिफ्टर है। और याद रखना, ये पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर है जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से आता है एग्जाम में कि ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टर थी ये, ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने सिडनी ओलंपिक में। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर भी याद रखो, मिराई तोबा और सोमाइती है। सोमाइती पैरालंपिक का है। और अभी टोक्यो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है उसमें कुछ बदलाव हुआ। लैटिन भाषा में बात करेंगे तो उसे कहते हैं सीटियस, अर्टियस, फोर्टियस। एक नया शब्द जुड़ गया जिसका नाम है कम्युनिस्ट। इंग्लिश में बोलेंगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर था। एक नया शब्द जुड़ गया लास्ट में, उसे कहेंगे टुगेदर। उसके अलावा याद रख लो, अगर पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, एक तो एमसी मैरी कॉम थी और एक मनप्रीत सिंह थे। लेकिन इसके समापन समारोह में कौन होंगे? पहलवान बजरंग पूनिया। जबकि टोक्यो पैरालंपिक के लिए कौन चुने गए? मरियप्पन थंगावेलु को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया, जो कि हाई जंपर है, तमिलनाडु से हैं। 2-3 नाम आप और याद रखो, जैसे कि दीपक काबरा का नाम टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। पवन सिंह का नाम टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी चुने गए। और अशोक कुमार का नाम टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। उसके अलावा एक प्रश्न हमने पढ़ा था अभी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग एथिक्स कमीशन के अध्यक्ष किसे चुना गया? बान की मून को। और ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद यूनुस ने जीता है। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे जिसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में। इसीलिए तो 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बक और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ैन, स्विट्जरलैंड में। प्रश्न मेरा आप लोगों से यहां पे रहेगा, लुज़ैन स्विट्जरलैंड में और किस किस का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा? और आपको याद होगा कल जो मैंने आपको टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस का पार्ट बना करके दिया था, उसमें मैंने आपको वो सभी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक से याद करवाए थे जो कि कहां पे है? लुज़ैन, स्विट्जरलैंड में। अब लगे हाथ प्रश्न आ गया तो चलो पूछ ही लेते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया। चलो टाइप करके बताओ, फिर बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा बिहार में। तो बिहार के राजगीर में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय ये खोला जाएगा। तो ये तो होगा बिहार का पहला। लेकिन अगर आपके प्रश्न एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कहां पे स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा मणिपुर में। और अगर पूछा जाए कि किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, तो आंसर होगा मिजोरम। अभी आपको याद होगा दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर किसे बनाया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पीछे ही मैंने आपको बताया था, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, ये वेट लिफ्टर है। ब्रोंज जीता था सिडनी ओलंपिक में। चलो कुछ और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। बताओ, पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहां पे बनेगी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। और रेल यूनिवर्सिटी कहां बनी है? गुजरात के बड़ोदरा में। और अभी इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट कहां पे बनाया जाएगा? नोएडा में। जबकि जनजातीय संग्रहालय ये कहां पे बनेगा? रांची, झारखंड में बनेगा। अच्छा ये बता दो, पूर्वी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी, कौशल विश्वविद्यालय, ये कहां पे बनेगा? असम में बनेगा। और अभी आपको याद होगा विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट 2021 का आयोजन कहां पे किया गया था? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा में है। और एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूं, अभी किस राज्य के विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडर छात्रों की आयु सीमा में छूट दे दी गई है? तो आंसर होगा केरल। और ट्रांसजेंडर से याद रखना, अभी ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? कर्नाटक बन गया। अच्छा बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार, कैपिटल इसकी पटना हो गई, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान।
उसके अलावा क्या आपको याद है ग्राम उजाला कार्यक्रम वो शुरू किया गया था कहां से? आरा बिहार से। और जो आरा है ये निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी? राजकुमार सिंह की, जो कि पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पे खुलेगा? ये पटना बिहार में खुलेगा। अभी बिहार ने ही हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हिट मतलब हो गया होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। उसके अलावा इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका बिहार ही है। उसके अलावा देश का पहला राज्य बन गया अभी बिहार अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला। बिहार ने ही संपत्ति स्वामित्व योजना भी अभी शुरू की है। और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहां पे बना है? ये नालंदा जिले के राजगीर में ही बना है। यहाँ पे आपको एकमात्र नेशनल पार्क मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। लेकिन यहाँ पे आप देखो, याद रखो, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अक्सर एग्जाम में आती है, याद रखना इनको। और बिहार दिवस कब मनाते हैं? जब हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को। बढ़ते हैं। फिर बताइए, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का प्रमुख अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एसएन प्रधान को। तो एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं ये एसएन प्रधान, और अभी इन्हीं को नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये पद अभी तक वैसे राकेश अस्थाना के पास था, और आप जानते हुए अभी दिल्ली कमिश्नर बन गए हैं। तो अब नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार किसको दे दिया गया? एसएन प्रधान को दे दिया गया, जो कि एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल है। अच्छा, यहां से एक इंपॉर्टेंट नाम देखो, मैंने यहां पे जान करके जोड़ा है, जगजीत पवाड़िया का नाम। अभी ये इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। और इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। ये नाम ध्यान रखना। बाकी रेखा मेनन नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी, और सोमा मंडल ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जुलाई को। तो यूनाइटेड नेशन जो है हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। मतलब एक्चुअली में मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अच्छा, थीम क्या रही इस बार की? पीड़ितों की आवाजें आगे बढ़ेगी, विक्टिम्स वॉइसेस लीड्स द वे। तो थीम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सीएसआर फंड का उपयोग करके निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुफ्त कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इस योजना को विभिन्न कंपनियों की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, केंद्र सरकार जो उत्पादित टीके होती है उनका 75% ही खरीदती है, और बचे हुए जो 25% होते हैं वो प्राइवेट अस्पतालों के लिए उपलब्ध होते हैं, जिसका बड़े पैमानों पर उपयोग नहीं किया जाता है। तो अब तमिलनाडु सरकार जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड आता है, जो पैसा आता है, उससे इनको खरीदेगी और खरीद करके लोगों को फ्री में ये लगवाएगी। और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अच्छा, कोविशील्ड जो टीका है इसको किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ने। और कोवैक्सीन को किसने बनाया? भारत बायोटेक ने। लेकिन यहां बात हो रही है तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। नए मुख्यमंत्री बन गए कौन? एमके स्टालिन, और इनकी पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। और अभी यहाँ पे नए चीफ जस्टिस कौन बने थे? संजीव बनर्जी बने थे, इनका नाम भी याद रखना। अच्छा, तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी थी? एम वीर लक्ष्मी बनी थी। और तमिलनाडु की है एम नेत्रा। अभी यूनाइटेड नेशन के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर इनको नियुक्त किया गया था। और देखो, यहाँ पे आपको मधुमलाई नेशनल पार्क मिल जाएगा, मुकुर्ती नेशनल पार्क मिल जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क बोलते हैं वो मिल जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क मिल जाएगा, गुंडई नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। और याद रखना, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में ही स्थापित किया जाएगा। और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में टॉप किया था तमिलनाडु ने। और एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तमिलनाडु के सेलम में। तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बताइए, वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा आशा भोसले को। तो प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर हैं आशा भोसले, जिनको वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण
ये भारत में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हर साल दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इनकी जो बहन है लता मंगेशकर, उनको ये पुरस्कार दिया गया था 1997 में। वैसे इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1996 में। और पूछा जाए कि पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला था, मराठी लेखक थे PL देशपांडे को। बाकी रजनीकांत 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला इनको। और अभी 67th नेशनल अवार्ड्स की बात करेंगे तो बेस्ट हिंदी फिल्म रही थी छिछोरे, बेस्ट एक्टर रहे थे मनोज बाजपेयी भोंसले मूवी के लिए और धनुष अनुसरण मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कंगना रनौत पंगा और मणिकर्णिका मूवी के लिए। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कृषि मंत्रालय के द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है? तो आंसर होगा एग्रीस्टेक। तो अभी कृषि मंत्रालय ने, और कृषि मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर। तो अभी कृषि मंत्रालय ने एग्रीस्टेक बनाने की परियोजना शुरू कर दी है, जो कि देश में कृषि का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसके जरिए सरकार देश के सभी छोटे बड़े किसानों को एक मंच पर लेकर के आएगी, जहां उन्हें समय पर कृषि और बाजार की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसान अपनी फसल भी बेच सकेंगे। और इस प्रोजेक्ट को एग्रीस्टेक नाम दिया गया है। ये नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, निर्यात एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा इसमें। मतलब अगर राजस्थान का कोई व्यापारी है और वो विदेशों तक अपना व्यापार फैलाना चाहता है, मतलब निर्यात को बढ़ाना चाहता है, तो इसमें मदद करेगी राजस्थान की सरकार। और उसी के लिए है ये मिशन निर्यातक बनो। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। उसके अलावा याद रख सकते हो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम ये भी बन रहा है, कहाँ पे? जयपुर में ही। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर है कलराज मिश्र और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। अभी राजस्थान के एक व्यक्ति हैं श्याम सुंदर ज्ञानी, अभी उन्होंने लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता था। अभी KVIC ने राजस्थान के उदयपुर में बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना। और कैसे? इसमें बांस के पौधे लगाए गए हैं। बोल्ड प्रोजेक्ट नाम याद रखना। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान ही है। जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य पूछे तो भी राजस्थान होगा। और राजस्थान में आपको 2 रामसर साइट मिलेंगी, एक तो सांबर लेक और एक केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान ने अभी मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का भी फैसला किया है। याद रखना, देश का पहला कृषि आधारित और सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ है? राजस्थान में ही। बाकी आपको मैं पीछे बता ही चुका हूं, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है। यहीं पे ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू हुई थी। घर घर औषधि योजना शुरू हुई थी। चिरंजीवी योजना शुरू हुई थी। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। बताइए हाल ही में चर्चा में रही भूत जोकोलिया मिर्च का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा नागालैंड। तो नागालैंड की ये जो मिर्च है, जिसे राजा मिर्च या किंग मिर्च या भूत जोकोलिया मिर्च भी कहा जाता है, ये भी न्यूज में क्यों रही? क्योंकि पहली बार अभी इसकी एक खेप को लंदन निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है। और आपको बता दूं कि स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की लिस्ट में लगातार टॉप 5 में रही है। ये जो अभी मैंने आपको एक लाइन बोली ना, स्कोविल हीट यूनिट, ये मिर्च की इकाई होती है, यूनिट होती है, और ये बताती है कि कोई भी मिर्च कितनी स्पाइसी, कितनी चरकी है। और ये जो मिर्च है भूत जोकोलिया मिर्च, इसे GI टैग मिला था सन 2008 में, और इसे सन 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च घोषित किया गया था। मिर्च से आपको याद होगा, अभी गोवा की एक तो हरमल मिर्च है, एक खोला चिली जिसे काना कोना चिली भी बोलते हैं, उसको भी GI टैग मिला था। देखो GI टैग की ही बात चल रही है तो कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको पॉइंट्स। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग मिला, बिहार के सिलाऊ खाजा और एक शाही लीची को GI टैग मिला था, झारखंड की खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला था, कश्मीरी केसर को मिला था, और उसके बाद गुच्छी मशरूम को, जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को GI टैग मिला था। किस राज्य के काले चावल को? तो मणिपुर के काले चावल को GI टैग मिला था। और उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को GI टैग मिला था। बाकी गोवा का एक तो खोला चिली बता दिया आपको, गोवा का एक खाजे जो कि एक स्वीट डिश होती है खाजे, और एक मोएरा बनाना को भी अभी GI टैग मिला था। तो ये सारे याद रखना।
अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था, भारत रशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का आयोजन कहां पे होगा? तो ये रशिया के वोल्गोग्राद में होगा। अभी 1 अगस्त को शुरू हो जाएगा जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना एक बार। और अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना।